हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि धारा 302 जो अब उसको बदल करके धारा 301 कर दिया गया है। अगली बार मैंने आपको संक्षेप में बताया था कि इसमें सजा क्या हो सकता है। आज मैं आपको इसका ए टू जेड बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यदि वीडियो पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम स्टार्ट करने से पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब हमारे सदस्य बढ़ते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हालांकि हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें देखा है कि तमाम अधिवक्ता बंधुओं ने आपत्ति भी जताई। मुझसे बाई कांटेक्ट फोन करके लोगों ने बताया भी कि आप ऐसे वीडियो मत डालिए, इससे लोग जागरूक होते हैं। तो उनकी मानसिकता है, उनका सोच है ऐसा, परंतु मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मानना यही है कि हम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। लोग जाने कि यदि मैं ऐसा कृत्य करूंगा तो मुझे इसकी ये सजा होगी, ये प्लेसमेंट होगी। तो मुझे लगता है कि लोग फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे कि हमसे कोई गलती हो, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। तो जो धारा बीएनएस की धारा 301 है वो हत्या का ही है, जैसे कि 302 था पहले। तो इसके बाद जिस मामलों में अपवाद स्वरूप रखा गया है उन्हें छोड़कर गैर इरादतन हत्या हत्या के समान है। मतलब कि गैर इरादतन हत्या मतलब हम चाहते नहीं थे और हत्या हो गया, हमसे जान अनजान में हत्या करना नहीं चाह रहे थे, मारपीट कर रहे थे, लेकिन उनका हत्या हो गया। तो यदि अब इसका पॉइंट है, ये पॉइंट 1 क्या कहता है कि यदि जिस कार्य से मृत्यु हुई, जिस कार्य से, किस कारण, वह मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया हो। मतलब जो घटना घटित है वो मृत्यु के इरादा करके आदमी गया है कि हाँ इसका मृत्यु होगा, इसको मारा जाएगा, ऐसा उसका इरादा रहा हो। पॉइंट नंबर 2 है कि यदि जिस कृत्य से मृत्यु हुई है वह इस इरादे से किया गया है कि अपराधी को यह ज्ञात हो कि उससे उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है जिससे हानि पहुंचाई गई है। मतलब उसने जो कृत्य किया है उसे पता है कि इससे यह व्यक्ति मर जाएगा। और हम किसी का गला दाब दें और 10 मिनट तक दाब के रखें, आधे घंटे तक, तो हम जानते हैं कि गला दबने से मर जाएगा। तो यदि उसकी जानकारी में ऐसी कोई घटना की गई है या जानबूझकर गले को, उसके नाक को, उसके मुंह को बंद कर दिया गया है, या कई बार उसे सीने पे, धड़कन पे, दिल पे वार किया गया हो, तो जानबूझकर ही हत्या किया गया है, ना कि गैर इरादतन हत्या गया है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि यदि जिस कृत्य से मृत्यु हुई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है और जानबूझकर पहुंचाई गई शारीरिक चोट प्राकृतिक सामान्य क्रम की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। इसमें कहा गया है कि जानबूझकर पहुंचाई गई चोट, जो शारीरिक चोट प्राकृतिक सामान्य रूप से व्यक्ति को मृत्यु कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। व्यक्ति को मृत्यु तक ले जाने के लिए पर्याप्त हो, ऐसे शारीरिक चोट, प्राकृतिक चोट अपराध है। अब इसमें पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि यदि मृत्यु का कारण बनने वाले कृत्य को अंजाम देने वाला व्यक्ति जानता है कि यह खतरनाक है, इससे निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, ये ऐसी शारीरिक चोट लगेगी जिससे मृत्यु होने की
संभावना है और वह मृत्यु या उस उक्त चोट पहुंचाने के जोखिम उठाने में कोई बहाना ना होने के बावजूद ऐसा कृत्य करता है, तो भी फिर समझिए कि उसने 301 कर दिया, 302 कर दिया, उसने हत्या किया है, जानबूझकर किया है। अब इसमें इसका जो चित्र बनेगा फिगर, जिसका भूमिका बनेगा, वो भूमिका क्या होगा, A to Z पे बताने वाला हूं आपको। मान लीजिए कि ए ने जेड को जान से मारने का इरादे से उस पर गोली चलाता है। मान लीजिए राम ने श्याम को, मैंने क्या कहा, ए ने जेड को, तो उसी हिसाब से मान लीजिए कि राम ने श्याम को जान से मारने के इरादे से उस पर गोली चलाता है। परिणाम स्वरूप श्याम की मृत्यु हो जाती है, तो राम हत्या का दोषी है। मतलब वो जानता है कि गोली लगने से आदमी की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या हो जाता है या हो सकता है, तो वो हत्या का दोषी है। तो यदि राम ने श्याम पर गोली चलाई और उसकी मृत्यु हो जाती है, श्याम की मृत्यु हो जाती है, तो राम दोषी है, हत्या के दोषी हैं। तो अब राम यह जानते हुए कि श्याम ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि एक प्रहार से उसकी मृत्यु हो सकती है, जैसे कि हत्या करने वाला ये जानता हो कि उसको यह दिक्कत है, यह प्रॉब्लम है, यह रोग से वो ग्रसित है कि उसे अगर हम एक प्रहार करेंगे तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी या हो सकती है, उसे शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से प्रहार करता है, या प्रहार के परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है जैसे, तो हत्या का दोषी है, क्योंकि उसने जानकर किया है, वो जानता है कि इस रोग से वो ग्रसित है। जैसे हम जानते हैं कि हमें हार्ट अटैक है या हम हार्ट के पेशेंट है, तो वो अचानक मुझे ऐसा कुछ करता है कि मुझे सदमा आ जाए या अचानक मुझे शौक लगे और फिर मुझे मेरी हत्या हो जाती है, मैं मर जाता हूँ, मृत्यु हो जाती है, तो वो उसके हत्या का दोषी है। या कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, उसको जानता है उसको आघात देने के बाद यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वो हत्या का आरोपी बनेगा, उसे हत्या ही माना जाएगा। भले ही सामान्य परिस्थितियों में स्वास्थ्य व्यक्ति की मृत्यु के लिए वह प्रहार पर्याप्त ना हो, भले ही एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य परिस्थितियों में स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु के लिए वह प्रहार पर्याप्त ना हो, लेकिन यदि उसने यह जाने बिना कि किसी बीमारी से पीड़ित है या उसे ऐसा प्रहार करता है जिससे सामान्य परिस्थितियों में स्वयं व्यक्ति की मृत्यु ना हो, तो यहाँ वो भले ही उसका इरादा शारीरिक चोट पहुंचाने का हो, हत्या का दोषी नहीं है। यदि उसका इरादा मृत्यु का कारण बनने, यदि उसका इरादा मृत्यु का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का नहीं था जिससे सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, तो भी जानबूझकर तलवार या लाठी से ऐसा घाव देता है जिससे सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ए यानी कि राम हत्या का दोषी है, भले ही उसका इरादा श्याम को मृत्यु का कारण बनने का ना रहा हो, भले ही वो श्याम को जान से मारने का इरादा ना रखता हो, फिर भी यदि वो मर जाता है धारदार तलवार से किसी प्रकार से, तो उसे हत्या का दोषी माना जाएगा। अब बिना किसी बहाने के
बिना किसी बहाने के राम एक भरी हुई तोप से लोगों की भीड़ पर गोली चलाता है। एक तोप से लोगों के भीड़ पर गोली चलाता है और उनमें से एक को मार देता है। हत्या का दोषी है, भले ही उसने किसी विशेष व्यक्ति को मारने की पूर्व नियोजित योजना ना बनाई। अब उसने भीड़ में गोली चलाई तो भले ही उसने किसी को जानकर मारने का नहीं किया कि मैं फला को ही मारूंगा, फिर भी यदि कोई मर जाता है तो वो उसमें हत्या का दोषी माना जाएगा। तो यदि अपराधी गंभीर और अचानक, इसमें अपवाद है। अपवाद 1 क्या कहता है कि यदि अपराधी गंभीर और अचानक उकसावे के कारण आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित रहते हुए तो उकसावे देने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, या गलती या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, तो गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं मानी जाएगी। ये अपवाद है कि उसने यदि कोई उकसावे का काम किया है, जैसे कि मान लीजिए श्याम ने राम को ऐसी कोई बात कही जिससे वो उकसावे में आता है, या बार बार उसे ऐसा कोई टिप्पणी करता है जिसे उकसावे में आकर अपनी मानसिक संतुलन खो देता है और उसे बाज जाता है, फिर उसके हाथापाई में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो गैर इरादतन हत्या में आएगा। जैसे कि बशर्ते कि वो उकसावा ना हो, है ना। तो अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करने या उससे नुकसान पहुंचाने के बहाने के रूप में जानबूझकर या स्वेच्छा से उकसाया गया अपराध, है ना, जानबूझकर उकसाया गया अपराध किसी भी कार्य द्वारा जो कानून के अनुपालन में किया गया हो, या किसी लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों का वैधानिक प्रयोग करते हुए किया गया हो। आत्मरक्षा के अधिकार के वैधानिक प्रयोग में किए गए किसी भी कार्य द्वारा दिया गया, जैसे कि आप आत्मरक्षा में यदि किसी को मार देते हैं, आपको किसी ने गोली मारी, आप उसे गोली मार देते हैं, तो दोषी तो आप हैं, लेकिन आत्मरक्षा में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो स्वयं की सुरक्षा सबसे पहले है। यदि आपको लगता है कि मेरे जान पे बन आई है, तो भाई खुद देने से बेहतर है किसी की ले लिया जाए। यही होता है, आत्मसुरक्षा इसीलिए कहा गया है। तो क्या उकसावा इतना गंभीर और अचानक था कि अपराध को हत्या की श्रेणी में आने से रोका जा सके? यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। अब इसमें श्याम द्वारा उकसाए जाने पर आवेश में आकर ए ने जानबूझकर, मतलब कि राम ने जानबूझकर श्याम के बच्चे, यानी कि यहाँ पर तीसरे को कर देते हैं, इंगित करते हैं, जैसे उसके बच्चे, मान लीजिए राजू, या अन्य कोई नाम ले लीजिए उसका, कि काजू है, कोई है, तो इसकी हत्या कर देता है, मतलब बच्चे की हत्या कर देता है। यह हत्या है क्योंकि उकसावा बच्चे द्वारा नहीं दिया गया था और बच्चे की मृत्यु उस काव्य के कारण हुई, किसी घटना या दुर्घटना का परिणाम नहीं थी। बच्चे ने तो कोई ऐसा कार्य किया नहीं, कार्य तो राम और श्याम ने किया। अब उसमें काजू की क्या गलती थी? उसने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं। फिर भी यदि हत्या किया जाता है, उसके बच्चों की हत्या, काजू की हत्या की जाती है, तो ये एक दंडनीय अपराध है, अक्षम्य अपराध है। ये गैर इरादतन हत्या में नहीं आएगा, ये सीधा हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है। अचानक और गंभीर रूप से राम को उकसाता है और उस उकसावे पर
उकसावे पर उस उकसावे पर राम ने काजू पर पिस्तौल से गोली चलाता है। ना तो उसका इरादा जड को मारने का होता है, मतलब कि ना तो उसका इरादा श्याम को मारने का होता है, को मार देता है ना। और ना ही उसे यह पता होता है, जो उसके पास ही खड़ा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। राम को श्याम को मार देता है। यह राम ने हत्या नहीं की है, बल्कि केवल गैर इरादतन हत्या की है, क्योंकि ये उकसावे में किया गया है। यदि राम ने श्याम को मार दिया तो ये हत्या उकसावे में किया गया है। वो मतलब हत्या करने के सोच से अपने घर से नहीं निकला, न हत्या करने के लिए उसने कोई प्लानिंग की, पर अचानक से दोनों मिले और ऐसी कोई बात हुई, ऐसा कोई उकसावे वाली बात कही गई, ऐसी कोई भड़काने वाली बात कही गई कि उसका हत्या हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये हत्या नहीं है, गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आएगा। ये जैसे कि राम को श्याम नामक एक लोकपाल द्वारा विधिवत गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी से राम अचानक क्रोधित हो जाता है और श्याम की हत्या कर देता है। यह हत्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी के एफआईआर से या किसी के किसी कंप्लेन से मैं गिरफ्तार होता हूं और उस गिरफ्तारी के कारण मैं क्रोधित होकर के जाकर के उस व्यक्ति को मार देता हूं जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया है, तो ये क्या है? ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, बल्कि यह एक हत्या है, क्योंकि इसमें उकसावा लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किए गए कार्य से उत्पन्न हुआ। उसका अधिकार है भाई कि यदि हम निर्बल है तो हम कहीं ना कहीं जाके कंप्लेन करेंगे, कहीं ना कहीं जाके शिकायत करेंगे, अपनी बचाव रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो उसमें पुलिस गिरफ्तार करती है और उस क्रोध में आकर के वो छूट कर आता है, उसकी हत्या कर देता है कि तुमने ही मुझे जेल करवाया था, तुमने ही मुझे सजा दिलवाई थी, तुमने मेरी प्रतिष्ठा सम्मान सब समाज में गिरा दिया, तुम्हारी वजह से मुझे जेल काटना पड़ा, मैं ये हुआ वो हुआ, मतलब तमाम तरीके से जाकर के वो उसका हत्या कर देता है। तो ये सीधी सीधी हत्या है, ये गैर हिरासत हत्या में नहीं आएगा, ये हत्या के उसमें आएगा श्रेणी में। अब राम की नाक खींचने का प्रयास करता है, मतलब राम श्याम की नाक खींचने का प्रयास करता है और श्याम आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए राम को ऐसा करने से रोकने के लिए उसे पकड़ लेता है। इसके परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप राम क्रोधित हो जाता है और श्याम की हत्या कर देता है। यह हत्या है क्योंकि उकसावा आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किए गए कार्य से उत्पन्न हुआ था। तो ये एक हत्या है। अब श्याम ने जैसे इसमें तीसरे को पार्टी बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कि खिलावन किसी को रख लीजिए। यदि मान लीजिए श्याम ने किसी को मतलब अन्य को पर हमला करता है, इस उकसावे में अन्य क्रोधित हो जाता है और हिंसक हो उठता है। वहां मौजूद राम और अन्य जिसको तीसरा पार्टी कह लीजिए, फिर क्रोध का फायदा उठाकर उसे श्याम को जान से मारने के लिए उकसाने के इरादे से
अन्य के हाथों में चाकू थमा देता है, मतलब तीसरे के हाथ में, जो तीसरा था उसके हाथ में चाकू थमा देता है, तो अन्य चाकू से श्याम की हत्या कर देता है। मतलब तीसरे ने चाकू से श्याम की हत्या कर दी। यहाँ तीसरे ने केवल गैर इरादतन हत्या का अपराध किया हो सकता है, लेकिन ये हत्या का दोषी माना जाएगा। मतलब कि श्याम ने तीसरे को, जिसे मान लीजिए खिलावन है या किसी कोई है तीसरा व्यक्ति, तो उस झगड़े में उसको उसने चाकू पकड़ा दिया और उस क्रोध में आ करके तीसरे ने श्याम की हत्या कर दी, तो वो तो गैर इरादतन हत्या में फंसेगा। तीसरा जिसने हत्या किया है, जिसने चाकू से उस पर वार किया है, वो गैर इरादतन हत्या में फंसेगा। लेकिन जिसने चाकू पकड़ाई है, यानी राम ने ये तीसरे को चाकू पकड़ाई है, खिलावन को चाकू पकड़ाई, तो राम हत्या का दोषी है, क्योंकि हत्या उसी के कारण, उसी के उस कारण से उसने ऐसा कृत्य किया, उसने उसे औजार मुहैया करवाई, तो हत्या का दोषी राम बनेगा, ना कि खिलावन बनेगा। तो तीसरा व्यक्ति गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया जाएगा, क्योंकि उसका इरादा नहीं था हत्या का। तो वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा संक्षेप में भी करना है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा और सब्र आप कीजिए। और चैनल पे हैं, वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसा अपराध ना करें, इसलिए मैं इस वीडियो को डालता हूं कि आप लोग कहीं अपराध ऐसा ना करें, भूल कर भी ना करें। पूरी दुनिया बिगड़ जाती है और पूरी घर परिवार संपत्ति तक खत्म हो जाता है। कोई सुख नहीं मिलता हत्या में। कभी था कि लोग दो चार हत्या करके धन कमाते थे, अब आज के दिन में ऐसा नहीं। पूरी दुनिया बिछड़ जाती है, परिवार बिछड़ जाता है, आप भी लौट के आएंगे, जिंदा नहीं आएंगे, और एक हत्या के पीछे आपके कितने दुश्मन बन जाते हैं। सब बहुत सारी बातें हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो, फेसबुक पर हैं तो, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सदस्यता बढ़ने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि हम पहले से ही तमाम अधिवक्ता महोदय के दर्द झेल रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें मत बताइए। लेकिन अब तो दुनिया जानना चाहे तो बहुत सारे जो है समाधान है, जानने के बहुत सारे विकल्प हैं जिससे वो जान सकते हैं। लेकिन खैर, उनका अपना अपना सोच है। चलिए, इसमें क्या है कि यदि अपराधी लोक सेवक होते हुए या लोक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी लोक सेवक की सहायता करते हुए कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है, और ऐसा कार्य करने या करके किसी की मृत्यु का कारण बनता है, जिसे वह सद्भावना पूर्वक अपने लोक सेवक के रूप में कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए वैध और आवश्यक मानता है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखता है, तो गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं मानी जाए। मतलब उससे अब इसके अपवाद हैं कि मतलब यदि वो लोक सेवक के रूप में काम करता है और मतलब लोगों का सेवक है या कुछ है, और उससे कोई ऐसी उसकी बेमनस्ता नहीं है, उससे कोई ऐसा द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, ऐसा कोई उससे जलन नहीं है, उसकी कोई ऐसी विवाद नहीं है प्रॉपर्टी को लेकर, या सामाजिक या किसी भी प्रतिष्ठा या मान या चुनावी या राजनीतिक किसी भी तरीके से उसका कोई रंजिश नहीं है, फिर भी यदि उसका हत्या उसके द्वारा हो जाता है तो गैर इरादतन हत्या में आता है। अब इसमें अपवाद 4 क्या कहता है कि यदि किसी आकस्मिक झगड़े में आवेश में आकर बिना पूर्व चिंता के और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना हत्या की जाती है, तो वह हत्या नहीं मानी जाएगी।
यदि वो पूर्व चिंता, बिना पूर्व चिंता यानी कि पहले से उसने कोई सोच सोच विचार उस पर मनन नहीं किया है कि मुझे फला की हत्या करनी है, और घर से वो निकलता है घूमने टहलने के लिए, लेकिन बीच में ऐसा कोई वाद विवाद हो जाता है जिससे वो हत्या कर देता है, तो गैर इरादतन हत्या में आएगा, ना कि हत्या। अब इसमें स्पष्टीकरण क्या है कि ऐसे मामलों में यह बात मायने नहीं रखती कि उकसाने की पहल या पहला हमला किस पक्ष ने किया है। ये चीज मायने नहीं रखता, जो मर गया सो मर गया, लेकिन अब उसके पीछे का जो है अपवाद रह जाता है। तो अपवाद नंबर 5 है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु 18 वर्ष से अधिक आयु में होती है और वह अपनी सहमति से मृत्यु का शिकार होता है या मृत्यु का जोखिम उठाता है, तो गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं मानी जाएगी। अब इसका उदाहरण क्या है कि राम उकसाकर 18 वर्ष से कम आयु से श्याम को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। राम उसका कर मतलब उसको उसका दिया, और वो 18 वर्ष से कम आयु के श्याम को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। उसको बताता है आत्महत्या ये है, तुम्हें मर जाना चाहिए। उसका है तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे परिवार के साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, तुम्हारे ये फला वो धमाका, ये मतलब यही होता नहीं, तुम्हारे घर में ये होता है वो होता है, तुम क्या कहते हो। सब करने के बाद जो है, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप तो समझदार है, तो यदि वो राम के उकसावे में आकर 18 साल से कम उम्र का बच्चा मतलब व्यक्ति जो श्याम है वो हत्या कर लेता है, वह वो प्रेरित करता है, तो श्याम कम उम्र के कारण वह अपनी मृत्यु के लिए सहमति देने में असमर्थता था, अतः ये ने यानी कि श्याम ने हत्या में सहायक बना है, और यानी कि हत्या में सहायता प्रदान, तो इसलिए वो हत्या का दोषी माना जाएगा और वो सामने रहेगा, क्योंकि उसको हत्या का ही दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसके उकसावे से वो 18 वर्ष से कम है, तो उसकी इतनी सोच नहीं हत्या कैसे की जाती है। और कुछ करने के बाद यदि वो असमर्थता जताता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा, तो उसने कहा ठीक है मैं रस्सी बांध देता हूँ, तुमको लटकना है ना, तुम लटक जाओ, मैं रस्सी बांध के लटका देता हूँ, फंदा बना देता हूँ, सर लगा लो, कूद जाओ। तो ऐसी सारी क्रिया करने पर क्या होता है कि वो व्यक्ति हत्या का दोषी माना जाता है। हत्या में सहायक बनना, अब कोई गोली मारने वाला कोई और है, लेकिन रिवाल्वर पिस्टल और गोली ले जाकर उसको पकड़ा देना कि लीजिए हम आप तक पहुंचा दिए, मारना आपका काम है, हमारा काम नहीं। मैं आपको सारा चीज मुहैया करवा दूंगा, उस स्थान पे करवा दूंगा जहां तुम्हें हत्या करना है, जहां तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, सारा चीज मैं मुहैया करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद वो व्यक्ति जाकर के किसी का हत्या करता, तो उसमें दोषी मैं हूँ, क्योंकि मैं हत्या में सहायक। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं है, नहीं जानता, मैं बाइक से ले जाकर के उसको वहां छोड़ देता हूँ, ले जाओ मारो उसको, असलाह दे देता हूँ या धारदार हथियार दे देता हूँ, तलवार दे देता हूँ, है ना, देहात में हथियार खुरपा दे देता हूँ, उससे उसकी यदि वो जाकर के उससे उसका वध कर देता है, हत्या कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हत्या का सहायक उसे माना जाएगा। तो आप लोग ऐसे लोगों का कृपया साथ ना दें जो क्रिमिनल छवि के हो, जो किसी का हत्या करना चाहते हो, किसी का हत्या कर रहे हो या कर दिए हो, और यदि आपने ऐसा साथ दिया तो जरूर फंसेंगे। और आशा है कि आप लोग इस वीडियो से अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा अभिप्राय क्या था इस वीडियो को बनाने का, कि आप लोग अच्छे से अच्छे जाने और जानकारी अपने पास रखें, ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें। तो यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।